नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछली वीडियो जो आपके पार्ट 6 वाली वीडियो उसमें हमने टाइप ऑफ असेसमेंट पढ़े थे। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि भाई रिवाइज कर लेते हैं एक बार पीछे सरसरी नज़रों से कि हमने क्या क्या पढ़ा। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप मंथली, वीकली या डेली तौर के ऊपर असेसमेंट ले रहे हो ना, तो बच्चे का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है ना। और ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसका फॉर और इसका फॉर्मेटिव, ठीक है ना। अब डेली का मतलब ये होता है भाई, आज आप मैंने जो कुछ भी पढ़ा है मैं कल आने के बाद सबसे पहले आपसे यही पूछूं कि भाई कल बताया जो पढ़ाया है उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करूं आपसे, वो डेली असेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबमिटिव होता है, मतलब या तो हाफ ईयरली असेसमेंट होगा या ईयरली असेसमेंट होगा। उसके अंदर आप डायग्नोसिस या रेमेडी कर सकते हो, नहीं कर सकते क्यों? डायग्नोसिस क्योंकि फाइनल टेस्ट, अब ये तो है नहीं बच्चा कर फाइनल ईयर के आपने एग्जाम लिए उसके बाद आपको डायग्नोस किया कि अच्छा बच्चे की ये टॉपिक वीक रहेगी, अब वो बच्चा 6th क्लास में बैठ गया, आप उसको 5th क्लास का पढ़ा रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यदि पूछें आपसे कि कौन सा असेसमेंट अच्छा होता है तो हम बताएंगे असेसमेंट ऑफ हमारा लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सॉरी, असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो समेटिव असेसमेंट होता है। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग होता है पीयर असेसमेंट। यार दोस्तों के साथ बताया था मैंने, जो आप असेसमेंट करते हो वो आपके पास पीयर असेसमेंट असेसमेंट हो जाता है। और असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस विद द लेसन। मान लो आज आपने कुछ पढ़ा, आप घर पे बैठ के उन्हीं चीजों को रिवाइज कर रहे हो, कुछ से आप नोट डाउन करके लिख के देख रहे हो और उसमें से मिस्टेक निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आप खुद का असेसमेंट खुद कर रहे हो, तो ये आपके पास असेसमेंट इन लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बताया क्योंकि डायग्नोसिंग इश्यूज को कम करता है। और रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल का मतलब, रेमेडी का मतलब क्या होता है, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आई, उसकी रेमेडी मतलब उसका इलाज करना, वो आपके पास रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। भाई देखो, इसके नाम में ही क्लियर है, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, कंप्रीहेंसिव का मतलब ऑल द एक्सपेक्ट, मतलब कंप्रीहेंसिव बहुत बड़े 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 पैमाने के ऊपर, इवेल्युएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है, इवेल्युएशन करना। अब ये क्या कह रहा है, ये सबसे पहले देखो इंट्रोड्यूस किया गया सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इन 2009 2009 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क क्या किया गया भाई, मॉडिफाई किए गए सेक्शन 29 का 1 ऑफ आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, हर इंसान को एजुकेशन लेने का अधिकार है, ये राइट टू एजुकेशन है, ठीक है ना। इसके जो सेक्शन 29 का सब पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या बताई गई, देखो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, रेगुलर, लगातार, ठीक है, मैं हिंदी में भी बता दूं, लगातार, ठीक है। लगातार असेसमेंट उसका होना चाहिए, तो लगातार असेसमेंट किसमें होता है, फोर असेसमेंट फॉर लर्निंग में या फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर लगातार आपका असेसमेंट होता है। तो इसने क्या कहा कि आपका जो कंटिन्यूअस का मतलब है, आपका असेसमेंट है ना वो रेगुलर होते रहना चाहिए, ठीक है। और कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है चेकिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, ठीक है। बच्चे का हर जो एस्पेक्ट है ना उसको चेक किया जाए एक टीचर के द्वारा। तो अब देखो, आप किसी को जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है ना, कि जिस बच्चे के इतने मार्क्स हैं इसका मतलब ये कर नहीं सकता। भाई हमारे भी ग्रुप में ऐसे बच्चे रहे हैं जो काफी वीक थे, ठीक है, मतलब वीक नहीं बोल सकते आप, मतलब बैक बेंचर्स बोल सकते हो, ठीक है ना। आज वो लोग कामयाब हैं, बाकी मतलब काफी अच्छी पोस्ट पे हैं, और जो वो हैं अच्छे पढ़े लिखे थे वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ उस पर डिपेंड नहीं कर सकता आपके नंबर कैसे हैं या कितने मार्क्स आप ले रहे हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है आप खेल कूद में कैसे हो, आपकी मेंटेलिटी कैसी है, ठीक है ना। आप जो आपके कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते हो, उससे रिलेटेड होता है अपना कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अब आपका साइंस एक्सिबिशन है उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, ये क्या हो जाएगा, ये आपके कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो बच्चे का कंटिन्यूअस
एनसीओ इवैल्यूएशन का मतलब है कि बच्चे का लगातार और उसके हर एक्सपेक्ट का इवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वालिटी ऑफ गुड टेस्ट आ जाते हैं। क्वालिटी ऑफ टेस्ट आपके पास कि जो आप असेसमेंट लेते हो या टेस्ट लेते हो, जो आपको बताया उसका क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है ना। और गुड टेस्ट आप किसको बोलोगे, तो इसने बताया है टू बी इफेक्टिव एट टेस्ट मस्ट पोसेस, ठीक है ना, कि एक इफेक्टिव और अच्छा टेस्ट है ना, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वैलिडिटी, वैधता होनी चाहिए, वैध होना चाहिए वो, ठीक है ना। सबसे पहले मतलब आप ले रहे हो मैथ का, उसके अंदर आपने टॉपिक 12 के डाल दिए या अदर टॉपिक्स ऐड कर रखे हैं, तो वो उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। टेस्ट आपके अकॉर्डिंग रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है ना, रिलायबल होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बेसिस, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए टेस्ट के अंदर। मतलब पर्सनल बाइसिस का मतलब होता है एक तरफ झुकाव, मतलब आप किसी बच्चे की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम द पर्सनल बाइसिस, बाइसिस नहीं होनी चाहिए एक टीचर के मन में, और इसका ही मतलब आपके पास ऑब्जेक्टिविटी से है। तीसरा आपके पास टेस्ट कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, मतलब इजी टू एडमिनिस्टर और एंड यूज। मतलब आपने टेस्ट लेना था, आपने उस टॉपिक का टेस्ट बनाया और वो इतना हार्ड बना दिया, बच्चे समझने में सक्षम नहीं है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए वो, ठीक है ना। और एक आपके पास क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है फिक्स जो प्रोसीजर है ना, उसी का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर स्कोरिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। भाई आपको इस चीज के इतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, आपने ये पॉइंट लिखा है, इसका हाफ मार्क्स, ये इस प्रकार का स्टैंडर्ड पहले से सेट करके, और टेस्ट आपका स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास गुड टेस्ट की 5 क्वालिटी हो गई। आपसे पूछा भी जा सकता है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन, तो इनको याद कर लेना। उसके बाद आपके पास आता है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन। भाई आपके पास टूल्स क्या हैं और टेक्निक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूल्स की, हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं। एक आप किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे, मतलब इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो, भाई एक चेक लिस्ट आती है, ठीक है। चेक लिस्ट एक बुक या पेपर टाइप होता है, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर चेक लिस्ट का मतलब भाई पढ़ाई में कैसा है, ठीक है, वीक है तो उसके ऊपर क्रॉस कर देंगे, अच्छा है तो ये ऐसे टिक कर देंगे, ये आपके पास चेक लिस्ट हो गई। रेटिंग स्केल का मतलब क्या है, अब उसके अंदर रेटिंग स्केल, आपने रेटिंग आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या आप जो भी ऐप वगैरह यूज करते हो, आप यूट्यूब वगैरह पे भी रेटिंग देते हो कि भाई 1 स्टार 2 स्टार किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेटिंग स्केल हो जाएंगे। रेटिंग स्केल का मतलब अब आपने एक नीचे ऑप्शन बनाया है, मतलब एजुकेशन में कैसा है, ठीक है। मैं एक दो पॉइंट बना लेता हूँ, एजुकेशन, गेम्स और जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनका बना लेता हूँ। अब एजुकेशन में बच्चा है बहुत तेज, मतलब उसके 5 स्टार हैं, ठीक है। और गेम्स के अंदर 1 स्टार, मतलब कभी कभी पार्टिसिपेट करता है। कल्चरल एक्टिविटीज में मतलब हाफ, मतलब 60% पार्टिसिपेट करता है। तो ये आपके क्या हो गया, रेटिंग स्केल हो गया कि आपने कितने स्टार दिए, ये आपकी डिफाइन करेगी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेटिंग स्केल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एनीडोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। एनीडोटल रिकॉर्ड्स आपका किसी भी बच्चे का बिहेवियरल, भाई उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, उससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके एनीडोटल रिकॉर्ड्स के अंदर आते हैं। भाई उसका व्यवहार व्यवहार कैसा है, ठीक है ना, उससे संबंधित जो भी उसकी रिकॉर्ड होगा वो एनीडोटल रिकॉर्ड्स के अंदर आएगा। उसके बाद आपके पास फोर्थ आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक रंगीन फाइल होती है, ठीक है, जिसमें आपके एकेडमिक्स, जो आपका एकेडमिक होता है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, उसके मार्क्स या उसके जो रिजल्ट होते हैं ना, वो रखे जाते हैं पोर्टफोलियो फाइल के अंदर। एक कलरफुल फाइल होती है और आपके एकेडमिक्स से संबंधित होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका फिफ्थ आता है टूल्स, क्या हो जाएगा, कोमुलेटिव रिकॉर्ड्स। भाई आपको किसी बच्चे को चेक करना है, तो आप या उसका इवेल्युएशन करना है कि भाई किस प्रकार का बच्चा है, आप नए नए किसी स्कूल में गए पढ़ाने के लिए, तो आप क्या करोगे, कोमुलेटिव रिकॉर्ड उठा लोगे। कोमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, इसके अंदर बच्चे से उसके बिहेवियर से संबंधित, उसके एकेडमिक्स से संबंधित, उनके गेम से संबंधित, कल्चरल एक्टिविटीज से संबंधित, या जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उनसे संबंधित सारा रिकॉर्ड जो होता है ना, वो कॉमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर होता है कि बच्चे ने इस दिन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्या इसकी पोजीशन रही, एवरीथिंग,
दैट ए स्टूडेंट पोसेस या पार्टिसिपेट, उसका हर रिकॉर्ड आपके पास क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर होता है। आप उसको पढ़ सकते हो, उससे आप पता लगा सकते हो कि बच्चा किस क्षेत्र में या किस फील्ड के अंदर बच्चा ठीक है, कहाँ पे बच्चे की कमी है। तो ये चीजें आपको थोड़ा मदद भी करेंगे कि हमें बच्चे के किस पोर्शन के ऊपर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपका 6 जो टूल हो जाएगा वो क्वेश्चनरी टूल हो जाएगा। क्वेश्चनरी का मतलब क्या होता है, आप बच्चे से क्वेश्चन आंसर, आपने बच्चे से क्वेश्चन किया, अब द वे ही इज आंसरिंग, जिस तरीके से वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा, ये उस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे का अंदाजा लगा सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो, मतलब कि बच्चा कैसा है पढ़ाई के अंदर। मान लो आपने किसी का भी क्वेश्चन पूछा, वो ऐसे ही आंसर दे रहा है, मैम ये आपको पता लग जाएगा बच्चे के याद नहीं। या मान लो अटक अटक के बोल रहा है, मतलब मेमोरी है लेकिन यूज कम करता है, याद अच्छे से नहीं है बस, ठीक है ना। और एक आपको फ्रिक्वेंटली आंसर दे रहा है, एक सिस्टमेटिक वे में दे रहा है, तो आप क्या कहोगे, या दिस इज द गाय आई मेट। ओके, तो ये आपके क्वेश्चनरी टूल हो जाएंगे। उसके बाद आपके टेक्निक्स की बात करते हैं, तो टेक्निक्स आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला भाई नीचे से लेके चलेंगे केस स्टडी। आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो, बच्चा कैसा है कैसा नहीं। सोशियोमेट्री हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन पता ही होगा, ऑब्जर्व कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, डिबेट कर सकते हो, असाइनमेंट देख के चेक कर सकते हो, या प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। ये आपके पास टेक्निक हो जाएंगे। भाई आप केस स्टडी का मतलब ये है कि आप उसके बारे में स्टडी करो, या आप उसको कोई टॉपिक दो जिसके ऊपर वो केस स्टडी करके आएगा, ठीक है ना। टेक्निक्स के अंदर तो केस स्टडी का तो मतलब यही है कि आप स्टडी करोगे उसके केस को कि भाई किस प्रकार का नेचर स्वभाव है, ठीक है ना। सोशियोमेट्री, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डिबेट, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब देखो आगे आपके पास की ऑफ एजुकेशनल रिकॉर्ड्स दे रखे हैं। भाई एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, आपके पास स्पेसिफिक डाटा रिगार्डिंग ए चाइल्ड बिहेवियर। मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड के व्यवहार से संबंधित जो डाटा होता है उसको आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हो। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक कलरफुल फाइल होती है और कलेक्शन रिगार्डिंग ए चाइल्ड एंड एकेडमिक जर्नी होती है। उसके बाद कॉमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, ऑल टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। कॉमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं आपके पास, ये आपके पास ऑल टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाएगा रिलेटेड टू द चाइल्ड ओवर टाइम, ठीक है ना। ये बच्चे के मतलब उसके व्यवहार के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, गेम्स के बारे में, हर प्रकार का रिकॉर्ड होता है वो कॉमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर होता है। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चनरी स्टेज, या जो क्वेश्चनरी जो टूल है वो आता है आपके पास। टूल क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड करना है ऑफ हाउ ए चाइल्ड आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कि आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किया बच्चे से और उसका आंसर वो कैसे दे रहा है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चनरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसेबिलिटीज। अब आप देखो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, या इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, ये आपकी मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर आती है, ठीक है। अब टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एजुकेशन इवैल्यूएशन आपके पास क्या हो जाएगा, नो एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। इवैल्यूएशन का मतलब हुआ है कि पहले जो इंक्लूसिव एजुकेशन तक पहुंचने का सफर है ना वो कैसा रहा, मतलब पहले नो एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, बच्चों डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए पहले कोई एजुकेशन नहीं थी। उसके बाद आपके पास स्पेशल एजुकेशन दी जाने लगी, ठीक है ना, बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाने लगी। अब स्पेशल एजुकेशन दोगे किसी बच्चे को अलग से बैठा के, तो वो एक हंसी का पत्र बन जाएंगे कि भाई ओ थम ऐसा सो जब थाने नु दी। मान लो कोई बच्चा अंधा है या उसके हाथ पे दिक्कत है, तो आप उसको डायरेक्टली ये बात बोलते हो कि देख तेरे हाथ नहीं है ना, जब तू तेरे को अलग बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो उससे बच्चा क्या करता है, फील करता है, इसलिए स्पेशल एजुकेशन को भी हटा दिया गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्टार्ट की गई। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर मतलब आप नॉर्मल बच्चे भी होंगे और आपके डिसेबल बच्चे भी होंगे, लेकिन डिसेबल्ड बच्चों को है ना एक साइड कर दिया गया, मतलब उनको अलग कर दिया गया, उनको समझ में आए ना आए उनको अलग बैठा दिया गया, जिसके कारण फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन है इसको भी रिमूव किया गया। अभी करंट में आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन है, मतलब स्टूडेंट जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है ना वो इसी प्रकार से तैयार किया जाएगा जिसके अंदर नॉर्मल
और डिसेबल्ड बच्चे हैं ना वो सरवाइव कर पाए या वो वहां से सीख सकें, ठीक है ना, उनको इंफीरियर फील ना हो, ठीक है ना। तो सब कुछ अब बना इसी प्रकार से दिया गया है। इंक्लूसिव का मतलब साथ बैठेंगे वहीं बैठेंगे, ठीक है ना, और जैसे उन नॉर्मल बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है वैसे उनके साथ किया जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगी। भाई 1 मिनट है ना, 1 मिनट मैं माइक ऑफ कर देता कहाँ तक आ गए थे आपके, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपकी करंट में जो एजुकेशन चल रही है वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगी। इंक्लूसिव का मतलब भाई मान लो जो फिलहाल मतलब बच्चों को, जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको साथ सेम इन्वायरमेंट के अंदर एजुकेशन दी जाती है, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, ठीक है ना। आपके पास अगला आता है कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब भाई डिसेबिलिटीज की बात की उन्होंने कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन आया, हमारे पास नया शब्द आया डिसेबिलिटी। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमने साइको वो क्या था, रुडोल्फ गोकल पढ़ा था कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, वो रुडोल्फ गोकल के द्वारा दिया गया। तो देखो सबसे पहली चीज, द टर्म डिसेबिलिटी हमने पढ़ना स्टार्ट किया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमुअल क्रिक। ये नाम याद कर लेना, ये छोटा सा लग रहा है अंदर लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर आप जब, मैं ये कह रहा हूँ आज से आप आपकी 50 के समथिंग सीट्स हो गई हैं, ठीक है ना, स्लाइड्स हो गई हैं, तो आप एक बार उठा के चेक करना जरूर, ठीक है ना। सोमल क्रिक है ना, ये आपका मिलेगा आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी, भाई लर्निंग याद करने से संबंधित कॉमन डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो एक तो आपके पास डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी विद रीडिंग, मतलब जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। अब देखो डिसग्राफिया, ग्राफ किस पे बनाते हो, पेपर बनाते हो, क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो डिफिकल्टी विद राइटिंग, जिस बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है उसको कौन सी डिसेबिलिटी है, डिसग्राफिया है। जिसको कैलकुलेशन में, मैथ के कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उसको डिसकैलकुया कैलकुया क्या हो जाएगी, डिसेबिलिटी हो जाएगी। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, कोऑर्डिनेशन संबंधित डिसऑर्डर होते हैं, मोटर स्किल, मतलब आप अपने हाथों का पैरों का कोऑर्डिनेशन समान रूप से नहीं कर पाते हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास सिक्स्थ आता है आपके पास अफेजिया, है ना। अफेजिया क्या होता है, कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, या स्पीच इंपेयरमेंट, मतलब आप कम्युनिकेशन में काफी बच्चे हैं ना, उनको जब कम्युनिकेशन करने में, बोलने में जब प्रॉब्लम होती है वो उसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी होगी, तो आप बता सकते हो कि अफेजिया डिसेबिलिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद सेवंथ आपके पास आता है डिस्मोर्फिया, है ना। डिस्मोर्फिया का मतलब वेरी अबाउट हर फिजिकल अपीयरेंस, कि यार मैं तो मोटा हूं, नहीं मेरी आंखें छोटी हैं, नहीं मेरा नाक बड़ा है, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्मोर्फिया हो जाएगा। उसके बाद एट्थ आपके पास आता है डिस्टोपिया, ठीक है ना। डिस्टोपिया आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टोपिया हो जाएगा परसिस्टेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब मैं उदास हूँ, मैं उदास हूँ, ये मतलब इस टाइप की थिंकिंग आपका रखना, ये आपके पास क्या हो जाएगी, परसिस्टेंस फीलिंग हो जाएगी सैडनेस की, वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टोपिया हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है ना। उसके बाद कल से हम RPWD पढ़ेंगे, आज तो भाई ये तो कंप्लीट करेंगे ही, ठीक है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, PWD एक्ट 1995। तो ये आपका एक्ट है, ये 1995 में आया, लेकिन लागू कब हुआ, ये 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ, ठीक है। अब ये क्या लिखा है कि 1996 के अंदर जम्मू कश्मीर, भाई इंडिया से वो माना जाता है कि जो रूल रेगुलेशन इंडिया के अंदर लागू होंगे वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होते। तो एक्सेप्ट JNK, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये हमारे पूरे इंडिया में लागू किया गया PWD एक्ट
और वो 1995 में लागू किया गया, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी आती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसकी मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पीडब्ल्यूडी एक्ट से ग्रसित व्यक्ति हैं, मतलब जिन पर्सन्स को डिसेबिलिटी है, उनको क्या बताया गया कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। किस में दी जाएंगी भाई? जॉब्स के अंदर हो गया, स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, हायर एजुकेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, कॉलेज में सीट्स अलॉट होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ओबीसी की, एससी एसटी, जनरल की सीट्स अलॉट होती हैं, उसी प्रकार कुछ सीट्स सरकार ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो आपके पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आते हैं, उन पर्सन्स के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की गई, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या हो गया कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, और उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाएगी, ठीक है। एंड फुली पार्टिसिपेशन, भाई आप पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये आपका डिसेबिलिटीज के अंदर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंदर बताया गया। अब आप देखो, आप फॉर्म भरते हो ना, उसमें भी लिखा आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक पर्सन है ना, मस्ट हैव एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी टू रिसीव ए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। एक व्यक्ति को है ना कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए उसके शरीर में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि आपके पास जब ये एक्ट आया तो जो सीट रिजर्व की गई जॉब्स के लिए वो कितनी थी? 3% सीट्स आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होल्डर। जो जिनके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट थी उनके लिए 3% जॉब्स के अंदर, किसमें? जॉब्स के अंदर क्या की गई? सीट्स रिजर्व की गई। अब जब ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया तो इसके अंदर केवल 7 ही डिसेबिलिटी थी। याद करने का तरीका भाई, ब्लाइंडनेस आंखों से संबंधित है, ठीक है। लो विजन भी आंखों से संबंधित है। अब नीचे आओ, मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक मंद बुद्धिता, ये भी आपका माइंड से संबंधित हो गया, माइंड इलनेस, ठीक है। मानसिक बीमारी, इलनेस का मतलब कि इलनेस क्या होता है? इल क्या होता है? बीमार, तो बीमारी, इलनेस क्या हो जाएगा? बीमारी। और माइंड इलनेस मतलब दिमाग की बीमारी, ठीक है ना। तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपके पास पहला, और लो विजन हो जाएगा। उसके बाद लिप्रोक्सी कोड होता है, यह आपका कुष्ठ रोग से संबंधित है, ठीक है। हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब सुनने से संबंधित हो गया कि आपको सुनाई नहीं देता। लोकोमोटर का मतलब होता है चलने से संबंधित, आपको दिक्कत है या प्रॉब्लम है, आपसे चला नहीं जाता, पैरों में प्रॉब्लम है, वो आपका इसके अंदर आता है, ठीक है ना। यही बातें थी आपकी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंदर। मेन चीजें याद रख लेना कि 7 फरवरी, भाई 1995 एक्ट है, हमने मान लिया पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है, लेकिन लागू कब हुआ? 1996 के अंदर हुआ, ठीक है। सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या बोला गया? इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ठीक है। फुल्ली पार्टिसिपेशन होगा, राइट ऑफ देयर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। फिर उसके अंदर भाई 7 डिसेबिलिटीज बताई गई कि इनको ही हम पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। ये डिसेबिलिटी होंगी व्यक्ति में, तो उन्हीं को हम पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देंगे। 3% सीट है वो जॉब के लिए रिजर्व की गई, ठीक है ना। यही आपका रहने वाला है आज के लिए। और यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ भाई, करना ना करना आपके हाथ में है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो एससेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें भाई, कमेंट आपको कैसा लगा, ठीक है ना। यदि आपको किसी टॉपिक्स में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करें, आपको आपकी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे ना फिर, ठीक है। आगे से हम ध्यान रखेंगे इस प्रकार की गलती ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।